बल्कि आज के महत्वपूर्ण मुद्दों के समझ और उनके समाधान खोजने में भी सक्षम है। बजट जैसे विषयों पर की गहन समझ हमें न केवल जागरूक नागरिक बनाती है, बल्कि ये हमारे देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बहस के माध्यम से हम जानेंगे कि आर्थिक नीतियाँ और बजट हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालते हैं और हमें इन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की कितनी आवश्यकता है। अब मैं इस अवसर पर हमारे सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों का परिचय कराना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी हमारे निर्णायक मंडल मिस्टर अमित गुप्ता और श्रीमती रेणुका कंचन, जिनके मार्गदर्शन में आज की बहस को अंका जाएगा और वह हमारे प्रतिभागियों को उनके प्रयास का न्याय करेंगे। इसके साथ ही हमारे जिन्होंने इस कार्यक्रम की आयोजना और सफलता में अहम भूमिका निभाई है। हमारे प्रधानाचार्य रेवरेंड फादर पायस कनेरियस, जो हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें सभी प्रयासों में हमें समर्थन करते हैं। अब इस महत्वपूर्ण बहस और सत्र को आरंभ करने के लिए मैं स्पीकर महोदय प्रत्यक्ष गंगवार से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आए, आपका मार्गदर्शन और स्पीकर महोदय के सम्मान में सभी सभासद खड़े हो जाए। माननीय सदस्यगण, मैं युवा सांसद के मॉनसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह सत्र सार्थक रहेगा, क्योंकि हम सब एक साथ बैठकर देश को बदलने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों एवं बजट पर चर्चा करेंगे। आप सभी का इस नए संसदीय सत्र में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह सत्र देश की प्रगति और जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस सदन का उद्देश्य है कि हम सब मिलकर अपने देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाएं। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे सामूहिक प्रयासों और एकजुटता से हम इनका सामना कर सकते हैं। इस सत्र में हमें न केवल देश के समक्ष खड़ी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करनी है, बल्कि लोकतंत्र की मर्यादाओं को भी बनाए रखना है। बहस और विचार विमर्श में गरिमा और शिष्टा होनी चाहिए, ताकि हम एक स्वस्थ और सार्थक संवाद के माध्यम से देश को सही दिशा में आगे ले जा सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस सत्र में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे, और जो भी कानून और नीति निर्मित की जाएगी वह राष्ट्र हित में होगी। अब मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस सत्र की कार्यवाही को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दें और देश की सेवा में अपना सर्वोत्तम दें। धन्यवाद। अब मैं कार्यकारी सचिव महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे सांसद सत्र में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों का परिचय कराएं। कृपया सभी सभासद बैठ जाएं।
माननीय निर्णायक मंडल, आदरणीय प्रधानाचार्य, समन्वयक और सभी शिक्षकगण, आज इस युवा संसद में हमारे पास दो महत्वपूर्ण गठबंधन मौजूद हैं जो अपने अपने विचारों और नीतियों के साथ इस बहस में भाग लेने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवाना चाहूंगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल से, जिसका प्रतिनिधित्व लाल और हरा सदन कर रहे हैं। ये गठबंधन पक्ष के रूप में कार्य करेगा और इस गठबंधन का नेतृत्व सौम्य शर्मा लाल सदन से और अद्भुत शास्त्रीय सदन से अपने सदस्यों के साथ करेंगे। मुझे यकीन है कि हम बहस में अपनी प्रभावशील और विचारशील सोच को प्रदर्शित करेंगे। अब मैं आपको परिचय करवाना चाहूंगी परिवर्तन पथ से, जिसका प्रतिनिधित्व पीला और नीला सदन कर रहे हैं। ये गठबंधन विपक्ष के रूप में कार्य करेगा और इसका नेतृत्व पार्थ त्रिवेदी नीले सदन से और शिवाजी भवानी नीले सदन से अपने सदस्यों के साथ करेंगे। दोनों गठबंधन अपने अपने विचारों के साथ इस बहस में भाग लेने के लिए तैयार है। मुझे यकीन है कि ये बहस प्रेरणादायक, विचारशील और ज्ञानवर्धक रहेगी। तो आइए हम लोग सब मिलकर इस बहस का हिस्सा बने और इसे सफल बनाएं। मैं कार्यकारी सचिव महोदय को धन्यवाद देता हूँ और वित्त मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वो बजट प्रस्तुत करें। आज मैं आपके समक्ष बजट की महत्ता पर विचार रखने आई हूँ। आज मैं आपके समक्ष बजट की महत्ता पर विचार रखने आई हूँ। बजट केवल आय और व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र की आर्थिक दिशा को निर्धारित करने का प्रमुख साधन है। एक सफल बजट देश वृद्धि को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक होता है। यह न केवल सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है, बल्कि यह वित्तीय अनुशासन को भी सुनिश्चित करता है। हमारे बजट का मुख्य उद्देश्य गरीबों और वंचितों की सहायता करना है, ताकि वे भी मुख्य धारा में शामिल हो सकें। साथ ही हम छोटे और मझोले उद्यमों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो हमारे आर्थिक कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बजट में किए गए प्रावधानों का सीधा असर अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष और सभी श्रोताओं, मैं अद्भुत चौहान राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के नेता के तौर पे आज इस सदन के समक्ष वर्ष 2024-25 के राष्ट्रीय बजट को प्रस्तुत करता हूँ। हमने इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और ये बजट इस संकल्प की नींव होगा। इस बजट की कुल राशि 48.21 लाख करोड़ है। ये बजट मुख्य तौर पे 4 समूहों पर ध्यान केंद्रित करता है: महिलाएं, गरीब, अन्नदाता और युवा। ये चार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समूहों में से एक है। इसके अलावा विगत वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद की अवधि को देखते हुए इस बजट के 4 मुख्य विषय भी निर्धारित किए गए हैं, जो कि हैं रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग। अब मैं सदन का ध्यान चाहूंगा बजट के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जो कि है रोजगार व कौशल प्रशिक्षण। हमारी सरकार ने हर हाथ रोजगार के नारे के साथ 3 मुख्य योजनाओं का सृजन किया है। ये इस प्रकार है। पहली योजना उन लोगों के लिए है जो पहली बार रोजगार पा रहे हैं। सभी क्षेत्रों में पहली बार रोजगार पाने वाले लोगों को उनके पहले महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 3 किश्तों में दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 हो सकती है। इससे 210 लाख युवाओं को फायदा होगा। दूसरी विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए कर्मचारी और उन्हें रोजगार देने वाले दोनों को रोजगार के 4 वर्षों में इसका लाभ मिलेगा। तीसरी नीति में नियोक्ताओं को
प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के लिए उनके EPFO अंशदान में 3,000 प्रतिमाह का फायदा मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं की कामकाजी में भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने कामकाजी महिला हॉस्टल तथा शिशु गृह का भी निर्माण किया। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करें। हम 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों पर न्यूनीकरण भी करेंगे। इसके अलावा सरकार की किसी भी केंद्रीय नीति में न आने वाले लोगों को 10 लाख तक के 3% कटौती वाले ब्याज के साथ एक दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी सरकार जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए सभी घरेलू संस्थानों में ऋण को उपलब्ध कराएगी। अब मैं इस सदन का ध्यान एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे लाना चाहूंगा, जो कि है अवसंरचना। हमारे देश के अवसंरचना में हमारी सरकार के किए गए प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कि हमारी GDP का 3.4% होगा। हम राज्यों को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1.5 लाख तक के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी पक्की सड़क प्रदान कराने के लिए PMGSY के चरण 4 की घोषणा करते हैं। इसके अलावा हमने पर्यटन के भी काफी नए और रेवोल्यूशनरी कदम उठाए हैं। हम बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर और गया में स्थित विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर के निर्माण में भी सहायता करेंगे। इसके अलावा ओडिशा जैसे प्रदेश जहां पे पर्यटन की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, उससे राज्य तौर पे इसमें सहायता भी प्रदान करेंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये बजट न सिर्फ महिलाओं, युवाओं, गरीबों और अन्नदाता के लिए है, बल्कि ये हर एक व्यक्ति के विकास का साथी बनेगा। ये बजट इस देश को नई ऊंचाई पे ले जाने का काम करेगा। धन्यवाद महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं साहिल पाठक आपके माध्यम से अपने दल की ओर से बजट में दर्शित विषयों, जो कि समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय तथा विनिर्माण और सेवाओं पर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे सह सदस्य ने कहा कि हमारी सरकार परिपूर्ण समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें कि महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए विशेषता प्रावधान किए गए हैं। समावेशी विकास के द्वारा हमारी सरकार एक कौशल युक्त युवा देश बनाने की ओर अग्रसर है तथा शिल्पकारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, SC और ST तथा महिला उद्यमियों के आर्थिक कार्यकलापों में सहायता हेतु विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी। अब मैं माननीय सदन का ध्यान हमारी सरकार की पूर्वोदय योजना पर केंद्रित करना चाहूँगा, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के चहुमुखी विकास के लिए
बनाई गई है। इसमें औद्योगिक गलियारों का निर्माण, नए एक्सप्रेसवेज का निर्माण तथा नए विद्युत संयंत्रों का निर्माण शामिल है। पूर्वोत्तर के समग्र विकास के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण स्तर को बढ़ाना होगा। हमारी सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को लेकर उनको पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे राजधानी की आवश्यकता के अनुसार हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के द्वारा राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे तथा जो तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके लिए अनुदान भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अधिक मकानों की घोषणा की गई है। जनजातीय समुदायों हेतु हमारी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें 63,000 गांव जुड़ेंगे, जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। अब मैं बजट में द्वितीय प्राथमिकता पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, जो कि है विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास तथा सहायताएं, जिससे एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, जिसके फलस्वरूप देश की आर्थिक प्रगति संभव हो पाएगी। इसमें अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना की शुरुआत करना, एमएसएमई ऋण के लिए नए आकलन मॉडल को तैयार करना, मुद्रा ऋण की सीमा को बढ़ाना आदि शामिल है। हमारी सरकार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के संवर्धन के लिए अनेकों उपाय खोज रही है, जिसमें से मुख्य उपाय जैसे शीर्ष कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप, औद्योगिक पार्क का निर्माण करना, नए विद्युत संयंत्र का निर्माण करना, सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास करना आदि शामिल है। इसी के साथ मैं माननीय सदन का धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। क्षेत्र में किए गए सरकार द्वारा उत्तम बजट पेशी के पक्ष में हमारे पक्ष के विचार रखने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं शुरुआत करूँगी ग्रामीण क्षेत्र से। ग्रामीण क्षेत्र में समुचित विकास न होने के कारण हमारी आदरणीय वित्त मंत्री द्वारा इस बार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिक धनराशि का प्रायोजन किया गया है। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि वर्ग को बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी तथा ये हमारे लिए लाभदायक साबित होगा। अब हम आते हैं हमारी सरकार द्वारा कृषि योजनाओं पर। अब जब हम कृषि योजनाओं की बात करते हैं तो इस बार सबसे ऊपर है कर्ज माफी योजना, जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हमारे कृषि वर्ग के लोगों के लिए आयोजित करी गई है। इसमें अभी तक 86 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया जा चुका है और नई लिस्ट जारी की जा चुकी है। फिर हम आते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे, जिसके तहत हमारे प्रधानमंत्री द्वारा समस्त कृषि वर्ग के अकाउंट में 6,000 रुपये की धनराशि का आयोजन किया गया है, जो उन्हें 3 किस्तों में मिली जाएगी। अब हम आते हैं हमारे झारखंड के इलाके में।
जिसमें वहाँ के नए वित्त मंत्री द्वारा नया बिल पास हुआ है बजट का, उसके हिसाब से वहाँ के सभी किसानों को 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। हमारे कृषि क्षेत्र में दूसरा पहलू है सिंचाई विभाग, जिसको हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 2015 से 16 के बीच शुरू किया गया था, जिसमें इस बार 9 लाख करोड़ रुपए का 9 लाख रुपए की आवेदन किया गया है। इसके तहत वहाँ पे पेड़ पौधों को कृत्रिम रूप से पानी पहुँचाया जाएगा। इसके साथ साथ ट्यूबवेल कनेक्शन समस्त जनसंख्या के लिए मुफ्त है, जिसके लिए हमारे किसानों को आर्थिक मजबूती भी प्रदान कराई जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अब मैं इस समस्त सदन को एक नई बात की ओर होना चाहूँगी, जिसमें मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स तथा किसान शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहूँगी। अब इससे मेरे यहाँ प्रस्तुत कुछ प्रिय मित्रों के मन में केमिकल को लेकर कृत्रिम पदार्थों वाली बात आई थी, तो मैं उसके लिए अपना पक्ष रखते हुए ये बात साबित करती हूँ कि अगर मैं सबसे पहले ग्रेट बेंगल फेमाइन का उदाहरण लूँगी, जिसमें चावल को ग्रेट ब्राउन स्पॉट नाम की बीमारी हुई थी, और उसका मुख्य कारण था हमारे किसानों का वो सही माननीय स्पीकर महोदय, कार्यकारी सचिवगण और न्यायाधीशगण, मैं शिवान गौगंडी, विपक्ष का नेता, इस 2024-25 पर ये बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपका आभारी हूँ। वैसे तो तत्कालीन सरकार यह कहती है कि वह मध्यम वर्ग के साथ है और सबके विकास के साथ है, लेकिन इस वर्ष बजट में इस टैक्स के दबाव ने मध्यम वर्ग का मानो गलत वोट दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यह वह टैक्स है जो उन निवेशों पर लगाया जाता है जिनकी खरीदारी और बिक्री के बीच 1 साल से कम का समय बीता हो। इससे निवेशकों का शेयर मार्केट से विश्वास कम हो गया है और वह जल्दी बिक्री कर रहे हैं अपना रिटर्न बचाने के लिए, जिसकी वजह से मार्केट में अस्थिरता आ चुकी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है, और ये वह टैक्स है जिसे उन निवेशों पर लगाया जाता है जिनकी खरीदारी और बिक्री के बीच 1 साल से अधिक समय होता है, जैसे कि रियल एस्टेट और सोना। साथ ही साथ इंडेक्सेशन का लाभ हटा दिया गया है। यह वह लाभ है जो निवेशकों को अपने निवेश की कमाई से महंगाई का प्रभाव हटाने का अवसर देता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। इस सरकार ने इतनी अधिक उधारी ले ली है कि ब्याज दर बढ़ चुके हैं और निजी व्यवसाय ऋण लेने में दिक्कत पा रहे हैं। निवेशकों ने इस निराशा के बाद और चीजों में निवेश करना शुरू कर दिया है, जो हमारे मार्केट की स्थिरता के लिए बहुत ही बुरा है। साथ ही साथ निवेशक अपने पैसे को विदेश में लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा है। अंततः मैं यह कहना चाहूंगा, यह बजट हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दुविधा में डालने के लिए है, और इस कारण मैं और मेरा दल इसके साथ पूरी तरह से असहमत है। 2024-25 तक बोलने का अवसर दिया। जो ये बजट का ढोल यहाँ पीटा जा रहा है कि ये बजट एक क्रांतिकारी बजट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पक्ष दल की बात से बिल्कुल असहमत हूँ। जैसा इन्होंने कृषि क्षेत्र की बात को उठाया, मैं आपको बता दूं कि कृषि का बजट
इसके